Yes, students, we will restart the poem The Sea and the Skylark by Hopkins, third stanza. लाइनें हैं 9 to 12. हाउ दीज 2 से लेकर पास्ट प्राइम तक. As it is described to you that the theme of the sonnet is contrast. जैसा कि आपको पहले वर्णित कर दिया गया है कि जो थीम है सोनेट का वो है कॉन्ट्रास्ट, विपरीतता, बिटवीन द लाइफ गिविंग प्योरिटी ऑफ नेचर एंड द सॉर्डिडनेस ऑफ द सिविलाइजेशन दैट मैन इज क्रिएटिंग और क्रिएटिंग बाय मैन. अर्थात प्रकृति की शुद्धता और मानव के द्वारा पतित सभ्यता के, मानव के द्वारा निर्मित सभ्यता के बीच एक विरोधाभास, विपरीतता, अलग अलग बातें हैं. द पोएट हियर्स टू साउंड्स, नेचुरल साउंड्स बार बार बात आ रही है. द साउंड ऑफ द सी वेव एंड द साउंड ऑफ द स्काईलार्क सिंगिंग इन द एयर. ही feels much impressed by these sounds. Natural beauty is still a life-giving force to him, or according to Hopkins, and a constant reassurances of God's concern for the world. और यही चीज़ है जिस पर विश्वास करता है हॉपकिंस और डिप्रेशन से बाहर आता है ऐसा विश्वास करके. In these lines the poet contrasts the elemental purity जो उसके पास एटर्नल शुद्धता है उसका वर्णन कर रहा है. और कवि कहता है कि मानव निर्मित जो सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता, वो सभ्यता नष्ट होने के कागार पर है, वो नष्ट होने जा रही है. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉपकिंस जो है वो नेचुरल ब्यूटी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव रहा है. तो हमारा इसमें एक पॉइंट ये भी बन जाएगा, हॉपकिंस वॉज वेरी सेंसिटिव टू नेचुरल ब्यूटी. ही वॉज इक्वली सेंसिटिव to the destructive 19th century with its rapid industrialization. Probably saw more of this than any century except our own. अर्थात ऐसा माना जा रहा है कि वो जितना प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति सेंसिटिव था उतना ही वो विनाश के प्रति भी सेंसिटिव रहा था. 19वीं शताब्दी में तीव्र गति से, जैसा कि हम भी देखते हैं, औद्योगिकरण हुआ और संभवतः इतना ज़्यादा औद्योगिकरण इस 19वीं शताब्दी में हुआ कि अन्य सारी शताब्दियां औद्योगिकरण के मामले में पीछे रह गईं. सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण इसी शताब्दी में हुआ है. अब हम अगली लाइनों की बात कर रहे हैं. अवर मेक एंड मेकिंग से लेकर फर्स्ट लाइन तक, लाइन्स 13 to 14. 2 लाइनें हैं होने को, लेकिन काफ़ी गहरा भाव इनके अंदर छिपा हुआ है. दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स कह सकते हैं हम. हमने देखा कि वाइल वॉकिंग नियर द सी द पोएट हियर्स 2 नेचुरल साउंड्स विच मेक्स ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिम. आउट हिज राइट इज द सी. He bears the sound of the wave rising and falling. On the poet's left, above the land, he hears the lark which sings as it ascends until it is just visible as a speck, means धब्बा, against the sky. जब तक दिखता है, जब तक एक धब्बे के समान दिखने लग जाता है. In contrast to the sound of purity and innocence, both the sounds represent purity and innocence. Note this point, both the sounds represents purity and
इनोसेंस। और ये प्योरिटी एंड इनोसेंस और द टू साउंड्स हैज़ बीन पुट इन contrast to the swallow and frail seaside town, a product of वो town product of sordid disorderly generation, पतित शहर की बात कर रहा है। The poet says that man was created last as life's crown। कवि कहता है कि मानव को सबसे अंत में सृष्टि की श्रेष्ठ रचना के रूप में रखा गया था। एक तो सबसे अंत में और श्रेष्ठ रचना के रूप में, ऐसा जेनेसिस फर्स्ट बताती है। गॉड्स स्पेशल केयर, ईश्वर की मानव पर विशेष कृपा रही। बट टू द पोएट, लेकिन कवि के लिए बोथ मैन एंड स्पाइसेस, इंसान और प्रजातियाँ, मेक एंड हिज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब जो इंसान ने बनाया, द स्वेलो एंड द फ्रेल टाउन मेकिंग, ये दोनों चीज़ें सीम टू बी क्रम्बलिंग बैक टू डस्ट। लेकिन कवि के लिए यहाँ पर मानव जाति तथा मानव जाति की रचनाएं, यानी कि रचनाओं से मतलब उसने कहा है संकीर्ण, शूद्र, कमजोर शहर, राइल, जिसकी बात कर रहा है, अब मिट्टी में मिलने लगे हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। The poet says that we are gradually being reduced to the dust out of which we have been made। अर्थात कहने का मतलब है, हम कभी कहता है कि हम धीरे धीरे फिर वही रूपहीन, आकारहीन मिट्टी बनते जा रहे हैं। वो मिट्टी जिससे हमारा निर्माण हुआ है, जिससे हमारा जन्म हुआ है, वही पंचतत्व तत्व बनते चले जा रहे हैं। ये बात भी जेनेसिस 2.7 में लिखी हुई है। दैट मैन वाज ओरिजिनली मेड एंड टू डस्ट, अर्थात के अनुसार मानव का जन्म मिट्टी से हुआ था और अंत में हम उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम हिंदू माइथोलॉजी और ये क्रिश्चियन माइथोलॉजी में बहुत सारी बिल्कुल सेम समानता देख रहे हैं। हम लोग, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी यही माना जाता है कि इंसान जिस मिट्टी से जन्म लेता है, अर्थात उसका शरीर जो है वो पंचभूतों से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश। और ऐसा ही जेनेसिस 2.7 का भी मानना है और हमारा ये भी मानना है कि अंत में ये शरीर पंचभूतों में ही मिल जाता है। और उसी तरह जेनेसिस 2.7 का भी मानना है कि हम जिस मिट्टी से बने हैं, हमारा शरीर अल्टीमेटली लौट करके वहीं चला जाएगा। वी आर लॉसिंग आवर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। कभी कहता है कि हम अपनी तीव्र गति से अंत की ओर जा रहे हैं और मिट्टी की अवस्था में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं और हमारी जो निर्मित करने की ऊर्जा है उसको हम खोते चले जा रहे हैं। एंड आर मूविंग फास्ट, और तो और तीव्र गति से टू अवर डूम, विनाश की ओर जा रहे हैं, टू अवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्लाइम, वापस अपनी गंदगी की परिणति होती चली जा रही है। हम लोग गंदगी में बदलते चले जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके क्रिटिकल नोट की। देखिए जो लास्ट लाइन है, द लास्ट लाइन रिकॉल्स द बरियल सर्विस, दाह संस्कार की बात करती है। अंतिम जो लाइनें हैं हमारे अंतिम संस्कार की हमें याद दिलाती है। एंड जेनेसिस विद इट अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट मैन फ्रॉम डस्ट, और जेनेसिस 2.7 के उस लेखे जोखे की याद दिलाती है कि आदमी जो है मिट्टी से जन्मा है। जेनेसिस में लिखा हुआ है, मैं लाइन बोलूँगी, आप चाहें तो लिख सकते हैं।
क्योंकि हमें क्रिटिकल नोट में ये बातें लिखनी पड़ती हैं। टू मैंस लास्ट डस्ट ड्रेन फास्ट टूवर्ड्स मैंस फर्स्ट स्लाइम, अर्थात इंसान जो है जहाँ से जन्मा था वापस वहीं जा रहा है, वहीं की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये कविता जो है, ये पोयम जो है, प्रकृति के सौंदर्य और इंसान द्वारा निर्मित रचनाओं के बीच एक कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर रही है, कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रही है। अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास प्रश्न आता है कि थीम क्या है, तो देखिए द थीम ऑफ द सोनेट इज ए कॉन्ट्रास्ट, सीधा सीधा सा बिल्कुल सिंपल उसमें, इज ए कॉन्ट्रास्ट काय में बिटवीन लाइफ गिविंग प्योरिटी ऑफ नेचर एंड द सॉर्डिडनेस ऑफ द मैन क्रिएटेड या sordidness of the civilization that man is created or created by man। इसी के साथ हम इस कविता को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। पोएम ख़त्म हो चुकी है। आगे थोड़ी सी हम बात करेंगे एक तरह से औद्योगिकरण की। तो हमने देखा था कि औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा हुआ था। और देखिए इन द मिडिल पोएम्स लाइक द सी एंड द स्काई, ये पोएम जो है हॉपकिंस के मध्य स्तर की याद दिलाती है। और उस समय उसने इस कविता को हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग पैसिमिज्म अबाउट मैन्स नेचर। हॉपकिंस का बढ़ता हुआ निराशावाद इस कविता में हमें दिखाई देता है। नोट करें, ये भी क्रिटिकल उसके लिए है कि कवि का निराशावाद बढ़ता चला जा रहा है, हमें दिखाई दे रहा है इस कविता के माध्यम से। हॉपकिंस शोड sorrow at the ugliness of much human activity। ये हमने नोट किया था कविता के अंदर। कविता के पढ़ने से हमें ये चीज़ निकल के आई। लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी भी हमें दिखाई देती है। हॉपकिंस बिकम्स एपियरेंट इन द सी एंड द स्काई लार्क, हमें दिखाई दे रहा है हॉपकिंस किस रूप में, वेयर हिज वंडरफुल क्रिएटिव गिफ्ट, जहाँ की उसके पास मैंने बताया था जो रचनात्मक उपहार है, एज्यूम्स ए स्लाइटली मैकेनिकल एपियरेंस, वो थोड़ी सी यांत्रिक बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसके पास जो उपहार है वो थोड़ा सा यांत्रिक बनता चला जा रहा है। द टाउन हैज़ नो, क्योंकि इसका रीज़न है हमारे पास, द टाउन हैज़ नो कॉन्क्रीट प्रेजेंस इन द पोएट्री, ठोस उपस्थिति उसकी नहीं दिखाई गई है, जैसे कि सी की दिखाई गई है और लार्क की दिखाई गई है, उस तरह से नहीं दिखाया गया है। कंपेरेबल, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं विद दैट ऑफ द सी एंड द स्काई लार्क। Its shallowness and frailty and the sordid turbidness of the time are mere assertion। ये सिर्फ एक कथन मात्र है, सिर्फ और सिर्फ ये एक कथन मात्र हैं। अब देखिए हम बात करते हैं तो कवि ने इसमें एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया है। मैं आपको बात बताऊं, एलिट्रेशन डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, और इन हिंदी अगर मैं कहूँ तो ये एक अलंकार है जिसका कवि ने इसमें प्रयोग किया है। देखिए एलिट्रेशन आप समझते हैं कि क्या होता है, तो इसलिए इस कविता में जो एलिट्रेशन का प्रयोग है वो बहुत ही नोटवर्दी है, देखने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। इट इज़ अबेंडेंट इन द होल वर्क ऑफ हॉपकिंस, और
यही नहीं कि उसने इस कविता के अंदर ही प्रयोग किया इसका, उसकी संपूर्ण रचनाओं में मेटाफर हम देख सकते हैं, एलिट्रेशन देख सकते हैं। एलिट्रेशन देखिए, द रिपीटिशन ऑफ इस पोएम में द रिपीटिशन ऑफ एफ एंड आई साउंड्स इन द फॉलोइंग लाइन इज नोटवर्दी। देखिए, विद ए फ्लड और ए फॉल, लो लल ऑफ और ऑल रोड। द फॉलोइंग लाइन, नीचे एक और लाइन में रिपीट करूंगी, कंटेन्स ए रिपीटिशन ऑफ सी यानी के एंड डब्ल्यू साउंड्स इन क्रिप्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल एंड पोर। ये शब्द जो हैं बेटा, ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं इसकी इस पोएम के अंदर। हॉपकिंस को हम नेचर पोएट के उसमें भी जान सकते हैं। देयर आर सम लाइन्स इन द पोएम, हम ये भी देख रहे हैं कुछ पंक्तियाँ कविता की हैं विच आर नॉट वेरी क्लियर, स्पष्ट नहीं है। देयर इज सम ऑब्सक्योरिटी ऑफ मीनिंग, उनके अर्थ में कुछ उलझन है, कुछ धुंध है। हाउएवर, फिर भी द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ द पोएट, जो विचारों का धीरे धीरे आगे बढ़ना है कविता में, कैन बी ईजीली अंडरस्टूड, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यह आप लोगों ने नोट किया होगा। हॉपकिंस की ब्यूटी के प्रति भी आपने देखा, इसमें देखिए हॉपकिंस ब्यूटी बहुत ही सेंसिटिव है ब्यूटी के प्रति, नेचर के प्रति, ये सारी चीज़ें इस कविता में आ गई हैं। अब देखिए इस कविता के अंदर बेटा, मैंने कहा था न्यू कॉइनेज, उसने नई चीज़ों का निर्माण किया है। इसमें इसने एक स्प्रंग रिदम, देखिए लाइनें हमने जब पढ़ी थी, ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइजेस टू ओल्ड टू एंड, ट्रेंच राइट द टाइड दैट रैम्प्स अगेंस्ट द शोर, with a flood or a fall, low lull of or all roar, frequenting their while moon shall wane and wane, where and when। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे स्प्रंग रिदम क्या होता है। We have noticed sprung rhythm, use of sprung rhythm in the above lines, and sprung rhythm के साथ साथ इंस्केप और इंस फ्री का भी इसने खुला प्रयोग किया है। तो हम तीनों चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम स्प्रंग रिदम की बात करते हैं। रिदम तो सबको पता है, लय, लेकिन यहाँ पे स्प्रंग शब्द ऐड हुआ है, उसको देखेंगे। स्प्रंग रिदम इज ए, क्या चीज़ है ये देखिए, फ्लैक्सिबल स्ट्रेस रिदम, बहुत ही लचीली लेकिन स्ट्रेस दबाव देने वाली लय है। यूजिंग, जिसमें प्रयोग किए गए हैं फीट, इंग्लिश में आपको बताया गया है फीट क्या होते हैं, वेयरिंग फ्रॉम द आइसोलेटेड स्ट्रेस। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए पेयोनिक स्ट्रेस्ड स्लेबल है इसके अंदर, और पेयोनिक फीट का प्रयोग करता है। विशेष प्रभाव के लिए इससे भी अधिक फीट का प्रयोग किया गया है। स्प्रंग रिदम को स्ट्रेस के आधार पर ही पढ़ा जा सकता है। तो देखिए, स्लेबल 2 पियोनिक फीट ऑफ 4 स्लेबल्स, 4 स्लेबल के पियोनिक फीट का प्रयोग किया है फॉर स्पेशल इफेक्ट, विशेष प्रभाव के लिए। फीट कंटेनिंग इवन मोर अनस्ट्रेस लेवल, जो इसमें फीट हैं वो यूँ कह दें कि अधिक बिना दबाव वाले स्लेबल के हैं, और द एक्स्ट्रा मेट्रिकल आउटराइट्स, या फिर यूँ कह दें अतिरिक्त मेट्रिकल यानी दूसरे प्रकार के भी मीटर प्रयोग हैं, किए गए हैं।
स्प्रंग रिदम रीड्स एंड स्किन्स प्योरली बाय, स्प्रंग रिदम को सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं स्ट्रेस के द्वारा एंड नॉट बाय नंबर ऑफ सिलेबल। सिलेबल की संख्याओं के आधार पर हम इस स्प्रंग रिदम को नहीं पहचान सकते, बल्कि सिर्फ स्ट्रेस के द्वारा ही हम इसको पहचान सकते हैं। दिस मीन्स दैट लैंग्वेज डज नॉट नीड टू बी फोर्स ऑन द प्रोक्रेस्टेन बेड ऑफ मीटर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी भाषा है वो बाध्य नहीं है किसी भी तरीके से विभिन्न प्रकार के दूसरे मीटरों का प्रयोग करने के लिए। तो उम्मीद है आपको स्प्रंग रिदम थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।